So now we are starting with क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें सबसे पहला जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। पहले तरफ दिया हुआ पैरामैग्नेटिक, फिर दिया हुआ है फेरोमैग्नेटिक, इसके अलावा आपके पास है डायमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, और इससे आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा पदार्थ इससे रिलेटेड है। देखो, जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, आपको मालूम है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वो है जो एक परमानेंट मैग्नेट का रूप धारण कर सकते हैं। मींस जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो मौजूद होते हैं, और इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिज्म के गुण जो है वो देखने को आ सकते हैं। इसको हम यूज करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो बना सकते हैं। तो फेरोमैग्नेट में अगर हम लोग देखें तो फेरोमैग्नेटिक का एक जो एग्जांपल है हमारे पास वो है नियोडिमियम है। नियोडिमियम नियोडिमियम जो है वो हमारा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके बाद आता है कि अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक पदार्थ की बात करें, तो वैसे अगर बात करें पैरामैग्नेटिक पदार्थ की, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो वीकली अलाइन होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड उनके आसपास में लगाया जाए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर हैं वह अलाइन हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन दिखना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये स्लाइट अट्रैक्शन दिखा सकता है, बट ये परमानेंट नहीं होता। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड हटा, इनका पैरामैग्नेटिज्म का गुण भी गया। ठीक है, तो वैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो है वो एक सब्सटेंस है। फिर एक दूसरा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या है कि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। दे जनरेट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो तो इनके खिलाफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, इनके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, कि जस्ट उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिससे कि एक रिपल्शन होता है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है डायामैग्नेटिक में तांबा। और एंटी फेरोमैग्नेटिक आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मींस जो मैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से कैंसल आउट करे, जो मैग्नेटिज्म जो है उसको पूरी तरीके से कैंसल आउट करे, मींस जो आसपास के जो एटम्स हैं या अगल बगल वाले जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं कि एक दूसरे की मैग्नेटिज्म को कैंसल कर दे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था, जिसमें मैग्नेटिक गुण आ जाए, और एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या है, जिसमें मैग्नेटिक गुण नहीं आए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के मैग्नेटिक जो गुण है उसको वह कैंसल कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है क्रोमियम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है। तो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सूची एक को फिर सूची दो से सुमेलित करना है, उपकरण का नाम और ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, तो पहला है डायनेमो। डायनेमो में आपने देखा होगा, अगर आपने पुराने साइकिल्स भी देखे हैं उसमें भी आपने डायनेमो देखा होगा। डायनेमो में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो व्हील की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको वह किस रूप में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपने देखा डायनेमो के रोटेट होने से फिर आपका जो बल्ब है जो उन साइकिल्स में लगा होता था, वो बल्ब जो है वो जलने लगता था। तो यहाँ पे हम यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अब इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा। जैसे आपने जो मोटर लगाया है, जो घरों में आपके मोटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। यह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में, तभी तो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम किसी भी चीज को घुमा सकते हैं, या पानी जो है वो ला सकते हैं पंप के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो रोटेट करता है। तीसरा है सौर सेल। सौर सेल का आपको मालूम है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, ये बिल्कुल सिंपल सा है। और इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जो भी आपके पास बैटरी है,
बैटरी जो है, इलेक्ट्रिक सेल जो है, उसमें हम क्या देखते हैं, जो विद्युत ऊर्जा, सॉरी, जो केमिकल ऊर्जा है उसको हम चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यहां पे आंसर होगा 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3 और 2, यानी कि यहां पे आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं, अब यहाँ पे इकाई दिया हुआ है, तो चलो ये तो आई थिंक सबसे सिंपल सा है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि जो सबसे पहला है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का आप जानते हो, एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है, आई थिंक आप सभी लोग एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो है वो आसानी से बता सकते हो। एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, हम यहाँ पे त्वरण को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यहाँ पर काउंट करते हैं। आवेग, आवेग जो होता है फोर्स पर सेकेंड, फोर्स इंटू सेकेंड मीन्स कितने इंपल्स का मतलब होता है, या इंपल्स जो है इसका मतलब है कि मान लो कोई भी एक एरिया है, ठीक है, इंपल्स पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी एक एरिया है, उस पे लगने वाला मीन्स एक समय तक लगने वाला जो फोर्स है वो इंपल्स कहलाता है। तो इंपल्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन सेकेंड में हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो न्यूटन सेकेंड होगा। अब शक्ति यानी कि पावर, पावर आप जानते हो वॉट में हम मेजर करते हैं, जो भी हमारा पावर है उसको हम वॉट में मेजर करते हैं कि कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट का फैन है। तो वॉट जो है वह ऊर्जा जो है उसका माप है, और कार्य को हम जूल में करते हैं कि कितने जूल का कार्य किसी ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन जूल। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, त्वरण का 2 हो गया, इसके बाद फिर हमने देखा 4, फिर हमने देखा 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे क्वेश्चन है, द व्हाइट पेपर टाइटल्ड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल एंड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाज रिलीज्ड बाय। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल है, अगर आपने देखा होगा मींस न्यूज़पेपर्स में अगर आपने देखा होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल को रिलीज करने वाली जो संस्था है वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसको लाया है। अब देखो इसका कारण क्या है, हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन। अब इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफी सारे चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज जैसे, देखो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, बट जब हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हम इमेजेस या वीडियोस की मदद से हम लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो एक जो नॉर्मल जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहता है कि अगर भले ही 100 गिल्टी आदमी जो है वो छूट जाए, लेकिन किसी भी एक बेगुनाह आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इससे किसी नॉर्मल व्यक्ति की, कोई इनोसेंट व्यक्ति का जो राइट टू प्राइवेसी है, क्या उसका हनन हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहां पर देखना होता है। और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल मीन्स जो एआई है उसको ऐसा नहीं कि चलो टेक्नोलॉजी मिल गई तो हम कुछ भी करेंगे, टेक्नोलॉजी मिली है तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में भी अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ऐसा नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कि पुलिस के पास सीसीटीवी है तो हर एक चीज को खंगालना स्टार्ट कर देगी, या हर जगह से लोगों का जो प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस करना स्टार्ट करेगी। तो ये नीति आयोग के द्वारा रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर रिलीज किया गया था। हाँ, अब इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है, रिसेंटली द टर्म विश्वास वाज सीन इन द न्यूज। तो विश्वास नेशनल स्टैक बनाया गया है। ये जैसे आप बोल सकते हो कि एक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी मदद से ब्लॉक टेक्नोलॉजी को रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो की जा सकती है। तो ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस दे रहा है, ये जो है वो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस मींस आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, जो डेटा है वो ब्लॉक के रूप में स्टोर होती है। डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और ये जो ब्लॉक्स हैं उसको हम टैंपर नहीं कर सकते, या फिर उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको इरेज नहीं कर सकते। जब भी कोई
उसको इरेज करने की कोशिश करेगा तो एक नया ब्लॉक जो है वह क्रिएट हो सकता है। यानी कि मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी ने एक डेटा फीड किया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने पहले एक डेटा फीड किया, मान लो किसी एग्जाम का रिजल्ट निकला, गवर्नमेंट ने पहले एक डेटा फीड किया जिसमें गवर्नमेंट ने 1000 लोगों का रिजल्ट निकाला, फिर गवर्नमेंट ने अगले ही दिन उसको रिवाइज कर दिया और उस 1000 में से कुछ लोगों का नाम बदल दिया या कुछ लोगों का रोल नंबर बदल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता तो फिर यहां पे क्या होता कि पहले वाला भी डेटा दिखता और जो नया एडिशन है वो डेटा भी दिखेगा, यानी कोई भी डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। अभी क्या होता है, नॉर्मल जो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या नॉर्मल हम अपने वेबसाइट्स की बात करते हैं जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, नया डेटा उसकी जगह पे फिल हो गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यही चीज नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक बार जो डेटा आ गया वो हमेशा ही रहेगा, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगी। तो अब इंडिया में ब्लॉकचेन को प्रमोट किया जा रहा है, इवन गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट करने के लिए एक ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ठीक है। मींस ब्लॉकचेन एज अ सर्विस का मतलब क्या है कि इस पोर्टल का इस्तेमाल करके लोग अपने ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, या ब्लॉकचेन से संबंधित एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन से संबंधित वेबसाइट या बाकी चीजों को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए विश्वास ब्लॉकचेन स्टैक को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब है which of the following space agency has launched SpaceX to study the universe and search for signs of life। तो इसको जो लॉन्च करने वाली संस्था है वो है नासा, ठीक है। नासा ने SpaceX को लॉन्च किया है। SpaceX का काम ये है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है और उसके बियॉन्ड इन सभी एरियाज में पूरे स्काई को जो अलग अलग एरियाज हैं, जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, उनको 3D में मैप करना, उनका एक 3D मैप जो है वह तैयार करना। साथ ही साथ मिल्की वे के आसपास में जो भी ग्रह हैं या मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है दुग्ध मेगला, उसमें जो भी अलग अलग ग्रह हैं वहां पे क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं, इन्हीं सभी चीजों को देखना, ठीक है। इन्हीं सभी चीजों को खोजने के लिए इसको लाया गया है। मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद या बिग बैंग इवेंट के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उनको चार्ट करने की, उनको मैप करने की, उनका एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करना, यह भी इसका एक लक्ष्य है। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है SpaceX टेलीस्कोप। If two objects of different masses are dropped from the same height in vacuum, they will। यदि विंड द्रव्यमान की दो वस्तुओं को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे, भारी वस्तु तेजी से गिरेगी, एक ही गति से गिरेगी और एक ही साथ जमीन से टकराएगी, हल्की वस्तु तेजी से गिरेगी और दोनों वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल समान है। अब यहां पर देखो, ये एक वही कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बार बार पढ़ा होगा कि मान लो एक वैक्यूम है, वैक्यूम में अगर हम एक फीदर को, मतलब एक जो मान लो किसी भी पक्षी का एक पंख है और एक हैमर है, हथौड़ा है, दोनों को अगर हम एक साथ गिराते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो है वह सेम टाइम पे सेम तरीके से नीचे आएगी, सेम रेट से नीचे आएगी, एंड एट द सेम टाइम वह ग्राउंड को एक साथ हिट करेगी। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेसिस्टेंस, एयर का रेसिस्टेंस नहीं है। प्लस हम साथ में यह भी देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास से इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा जी होगा दैट विल बी रूट अंडर कैपिटल G m/r। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होगा किस चीज से? ये इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि दे विल फॉल एट द सेम रेट एंड हिट द ग्राउंड टुगेदर। वहीं पे अगर एयर और बाकी सारी चीजें मौजूद हो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर के कारण जो एक रेसिस्टेंस है वो लगेगा, और उस केस में क्या है, फेदर पे रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा सरफेस एरिया और वेट की तुलना में, ठीक है। तो इसके कारण फेदर जो है वो धीरे धीरे आएगी, हथौड़ा तेजी से आ जाएगा।
लेकिन अगर वैक्यूम में गिराया जाए तो दोनों सेम रूप से नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, वह उनके मास के इंडिपेंडेंट है, उससे अलग है। तो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहां पे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस वॉच, अब सिंपली सोचकर देखो, क्या विद्युत ऊर्जा होगी उसमें? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या तापीय ऊर्जा है? नहीं। तो ए और बी को तो आप आसानी से हटा सकते हो। मान लो कोई भी डैम बनता है, आपने देखा होगा डैम में क्या होता है कि काफी एक हाई जो वॉल है वो बनाया जाता है और इधर पूरा पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो इसमें जो पानी है जो यहाँ पे इसको स्टोर हाइट पे स्टोर करके रखा गया है, इसकी एलिवेशन जो है वो काफी हाई है और उसको यहां से रिलीज किया जाता है नीचे की ओर। तो इसमें क्या मौजूद होगी? इसमें मौजूद होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी तो तब होगी जब वो फ्लो कर रही है। इसमें मौजूद होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है, वो रुकी हुई है। तो यहां पे पूछा जाए वाटर स्टोर्ड, जिसको संग्रहित करके रखा गया है, तो जो संग्रहित करके रखा गया है वह एक हाइट पे मौजूद है और उस हाइट होने के कारण उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह मौजूद है। जब वो वहां से नीचे की ओर आएगी, जब मूव करेगी, तब उसमें होगी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा डी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर है 59। पहला है प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। यानी स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये तो कुल मिलाकर पूरा डेफिनेशन ही है कि स्ट्रेस का डेफिनेशन जो है, अगर आप देखते हो कि किसी भी वस्तु पे अगर कोई बाहर से बल लगाया जा रहा है, अगर बाहर से बल लगाया जा रहा है तो उस वस्तु की जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक आंतरिक प्रतिरोध की क्षमता है पर यूनिट एरिया, इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का आप डेफिनेशन जानते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो फोर्स बाय एरिया के बराबर होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये यहां पे हमारा करेक्ट है। अब उसके बाद है विकृति, एक आयामहीन मात्रा है जो प्रति इकाई मूल आयाम में विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसमें डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। कि मान लो अगर किसी वस्तु पर लग रहा है स्ट्रेस है, तो उसमें जो डिफॉर्मिटी आती है, उसमें जो बदलाव आता है, जो शेप और साइज में जो बदलाव आता है, उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन जो है, कोई भी मटेरियल, मान लो कोई भी वस्तु है, वो कितना स्ट्रेच हो सकता है या कितना कंप्रेस हो सकता है, यानी कि कितना वो फैल सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, या कितना उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसी चीज का जो मेजरमेंट है वो कहलाता है स्ट्रेन। और इसको हम माप नहीं सकते ऐसे, या इसका कोई डायमेंशन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही करेक्ट है। अब देखो, किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे लगाया गए बल का परिमाण कुछ भी हो। यानी कि एक गिवन मटेरियल के लिए द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखो, अब इसमें क्या है कि आपने एक यंग्स जो है, यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा होगा। यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? यंग्स मॉडुलस कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है उस पर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, तो उसके कारण जो होने वाला स्ट्रेन है वो तभी तक अनुपात में होगा जहां तक उस वस्तु की इलास्टिसिटी है। जैसे मान लो अगर आप किसी रबर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो एक इलास्टिक लिमिट तक है जहां तक वो मींस दोनों का जो वैल्यू है वो समानुपाती होगा। बट अगर उस इलास्टिक लिमिट को वो क्रॉस करता है तो फिर उसका जो डिफॉर्मेशन है वह उसके समानुपाती नहीं होगा। तो दैट विल चेंज। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है, पहला और दूसरा यहां पे करेक्ट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सेट टू वर्टिकल ऑसिलेशन, एट विच पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास मैक्सिमम। ये वही काम है जो आपने देखा होगा
अगर हम किसी भी अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी पेंडुलम की भी या कहीं की भी, तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट में, ठीक है, फिर दे रहा है कि मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में और बॉटम मोस्ट पॉइंट में। तो इक्वली एट द टॉप एंड बॉटम पोजीशन, तो मान लो ऑसिलेट हो रहा है, जैसे मान लो अब वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि ये यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉप पोजीशन हो गया, ये बॉटम पोजीशन हो गया। तो अब मान लो ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहीं पे कहा जा रहा है कि एक मास जो अटैच्ड है एक स्प्रिंग से, तो सेट इनटू वर्टिकल ऑसिलेशन एट विच पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास मैक्सिमम। ठीक है, तो कहां पे इसका मास जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मान लो ये एक स्प्रिंग ऐसा भी लगा हो सकता है कि मान लो एक स्प्रिंग है, उस पे ये दोनों सेट है, तो टॉप तक जा रहा है फिर बॉटम तक आ रहा है, टॉप तक जा रहा है बॉटम तक आ रहा है। मतलब एक बार आपने उसको प्रेस किया छोड़ दिया तो टॉप तक जाएगा बॉटम तक आएगा, टॉप तक जाएगा बॉटम तक आएगा। ठीक है, तो यहीं पे पूछ रहा है कि कहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास मैक्सिमम होगा। तो देखो टॉप पे पहुंचा तो शून्य हो गया, बॉटम पे आया तो शून्य हो गया। ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कहां रहेगा, मीन पे, एट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो यहां बीच का जो पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो दैट इज, अब देखो अब यहां पे ये हो सकता है कि आप ये सोचोगे कि डी वाला ऑप्शन इक्वली एट टॉप एंड बॉटम पोजीशन, ये मैक्सिमम थोड़े ना है। हाँ चलो इक्वल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट ये मैक्सिमम तो नहीं है। मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम है मीन पे, जो हमारा औसत स्थिति है, जो संतुलन स्थिति है, वहां पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर जो है वो बी होगा। तो वर्टिकल ऑसिलेशन ले लो या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ले लो, कहीं पे भी जो मीन पोजीशन है वहीं पे हमारा मैक्सिमम उसकी काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस ये समझो कि इस पेंडुलम को हमने चेंज कर दिया, थोड़ा इसकी डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कौन जैव उर्वरक के उदाहरण है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा और ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि नील हरित शैवाल। ठीक है, तो देखो ये तो आप आई थिंक सभी लोग जानते हो कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ये हमें नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है। लेजुमिनस प्लांट जो होते हैं, जो दलहन वाले पौधे हैं, उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वह मौजूद होता है और ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो दलहन वाले पौधों में हमें ये अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एजोटोबैक्टर की, तो एजोटोबैक्टर वैसे तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो हमें सॉइल में देखने को मिलता है, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर। ठीक है, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, ये सभी एनाबेना, तो ये सभी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। राइजोबियम भी हो गया, क्लोस्ट्रीडियम भी हो गया, एजोटोबैक्टर भी हो गया, एनाबेना भी हो गया, नॉस्टॉक हो गया, तो ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। माइकोरेजा, देखो माइकोरेजा क्या होता है कि जो जो भी कोई अगर पौधा है, ठीक है, मान लो कोई भी एक पौधा है, उसके जो रूट्स हैं, इसी में हमारा माइकोरेजा जो है वो जुड़ जाता है, इसके रूट्स को एक्सपैंड करने में मदद करता है। रूट्स को एक्सपैंड करके इनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो राइजोबियम सॉरी ये जो हमारा माइकोरेजा है वो एक तरीके से रूट्स में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और साथ में रूट से ही अपना भोजन भी प्राप्त करता है, जो इसका भोजन है वो उसको वहां से मिल जाता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन में, एक सहजीवी संबंध में देखने को मिलता है। तो राइजोबियम भी यहाँ पे, माइकोरेजा भी एक हेल्प करता है। और नील हरित शैवाल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग नील हरित शैवाल की बात करें, ब्लू ग्रीन हल्गी, ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोला था ना कि
राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एनाबेना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। ठीक है, तो वैसे ही नील हरित शैवाल में आपको एनाबेना आता है। ठीक है, तो ये एनाबेना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नील हरित शैवाल में हमारे पास एग्जांपल है एनाबेना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये सभी जो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम, ये सभी आपको मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके अलावा नाइट्रोसोमनास, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, इनका भी उसी नाइट्रोजन साइकिल में रोल होता है, नाइट्रोसोमनास का भी, नाइट्रोबैक्टर का भी। ठीक है? यहाँ पे ऑफकोर्स जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड टैग 003, अ लाइव एटेन्युएटेड डेंगू वैक्सीन। अब ये जो डेंगू वैक्सीन है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय जापान। जापान ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अब यहां पे ये समझना कि ये जो वैक्सीन है टैग 003, ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्युएटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वायरस है, ठीक है, ये हमारा लाइव है यानी कि एक्टिव है। एक्टिव तो है यानी कि सक्रिय है, लेकिन इसको काफी कमजोर कर दिया गया है। इट हैज बीन वीकेंड। तो जैसे इसको शरीर में इनपुट किया जाएगा, जैसे इसको हम शरीर में इंसर्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वह इसके खिलाफ, जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे और फिर इसके प्रति जो एक मेमोरी है वो हमारी बॉडी में सेव रहेगी। ठीक है, इसके प्रति जो मेमोरी है वो हमारे सेल्स में सेव रहेगी, ताकि अगर एक्चुअल में डेंगू इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ा जा सके। ठीक है, तो टैग 003 एक डेंगू का वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया है जापान के द्वारा। एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। एक आपने देखा होगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम इनएक्टिव वायरस या फिर डेड बैक्टीरिया को लेते हैं। यह है लाइव एटेन्युएटेड। तो इसका मतलब इसमें हम एक्टिव वायरस को लेंगे और प्लस ये वीकेंड होगा, यानी इसको कमजोर करके रखते हैं। अगर हम लोग डेंगू की बात करें, डेंगू आपको मालूम है सबसे जो खतरनाक इसका पार्ट है डेंगू का, वो ये है, ये हमारे जो बोन मैरो है उसको प्रभावित करता है। और बोन मैरो में खासकर क्या, बोन मैरो में खासकर ये प्रभावित करता है उन सेल्स को जिसके कारण हमें प्लेटलेट्स बनता है। तो प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाएगी तो शरीर में फिर क्लॉटिंग कम होगा और इसमें फिर जो ब्लड लॉस है वो होने लगता है। क्या, तो ये जो प्रॉब्लम है डेंगू की, उसके कारण हमारा प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा कम हो जाता है और उस केस में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ये जापान के द्वारा टैग 003 को डेवलप किया गया है। Which of the following physical quantity has the same dimension as work? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का आयाम कार्य के समान होता है? आई थिंक आप सभी जानते हो कि एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। ठीक है, एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। ठीक है, आपको मालूम है जब पावर की हम बात करते हैं तो उसमें समय का जो फैक्टर है वो जुड़ जाएगा। फोर्स आप जानते हो, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन से निकलेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जो होगा वो फोर्स पर एरिया होगा। तो वर्क में आप जानते हो, वर्क में आपको मालूम है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आपका वर्क निकलता है, वही आपको एनर्जी का भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। पावर का डायमेंशन अलग होगा, क्योंकि पावर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सेकंड का फैक्टर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी में अगर हम लोग सेकंड से डिवाइड कर दें, मींस एक और टाइम का फैक्टर ले आए, एनर्जी पर सेकंड या वर्क पर सेकंड, तो फिर वो हमारा पावर हो जाएगा। और मास इनटू एक्सेलरेशन है तो वो हमारा सिंपली फोर्स है। और इसी में डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर अगर हमने जोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर जोड़ दिया, तो फिर हमारा आ जाता है एनर्जी का पार्ट या वर्क का पार्ट। तो यहां पे आंसर होगा बी ऑप्शन।
अब यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगों से कौन सा फैक्टर जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसको करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है। पहला है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे केवल तरल पदार्थों में यात्रा कर सकती है। तो आप देखो, ट्रांसवर्स वेव, इसका हमारे पास एक उदाहरण क्या है, लाइट वेव। लाइट जो है जो हमारे पास आती है, इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये सिर्फ सॉलिड से होकर ट्रेवल कर सकती है। अगर सिर्फ सॉलिड से होकर ट्रेवल करती तो क्या हमारे पास लाइट सूर्य से यहां तक पहुंच पाती? सूर्य से यहां तक आने में तो वैक्यूम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अनुप्रस्थ तरंगों में कण की गति तरंग प्रसार के समानांतर होती है और अनुदैर्घ्य तरंगों में यह लंबवत होती है। देखो, जो अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जैसे कि साउंड वेव, इसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगों में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे आप अगर ट्रांसवर्स वेव में देखोगे तो इस तरीके से मोशन है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मोशन है, यहां पे परपेंडिकुलर मोशन है। तो ये क्या बोल रहा है, तरंग प्रसार के समानांतर होती है, और इसमें दिया हुआ है कि लंबवत होती है। तो ये दोनों जस्ट उल्टा दिया हुआ है, अनुप्रस्थ में ये लंबवत होगी, अनुदैर्घ्य में ये आपको समानांतर होगी। तो ये बी ऑप्शन भी यहां पे गलत है। तीसरा है, अनुप्रस्थ तरंगों में कण की गति तरंग प्रसार के लंबवत होती है और अनुदैर्घ्य तरंग में यह समानांतर होती है। ये हमने देखा अभी, जस्ट बी का अपोजिट सी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो करेक्ट है। दोनों प्रकार की तरंगों को फैलने के लिए निर्वात की आवश्यकता होती है। नहीं, आपको मालूम है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे मान लो साउंड वेव है, साउंड वेव को आप क्या निर्वात में फैला सकते हो? जैसे साउंड अगर स्पेस में जनरेट होगा तो क्या वो हम तक पहुंचेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हमेशा एक पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में वह ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। अब है अगला क्वेश्चन, which of the following materials retain magnetic properties even after external magnetic field is removed। तो ये तो हम लोगों ने पहला 51 क्वेश्चन में देखा था कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पे हम ये देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लिया जाए फिर भी इनमें वह गुण रह जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में हमने देखा कि एक वीक मैग्नेटिक फोर्स जो है वह डेवलप होता है। डायामैग्नेटिक में हमने देखा कि एक रिपल्सिव जो है फोर्स वह जनरेट होता है, और वहीं पे जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है उसमें यह जनरेट नहीं होता, क्योंकि फोर्सेज जो है एडजेसेंट एटम के जो फोर्सेज हैं वह एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो यहां पर वह जनरेट नहीं होता। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं उसमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो एक लंबे समय तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। तो इसकी मदद से ही हम परमानेंट मैग्नेट्स को बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में भी हमारा काम आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। अब यहां पे क्वेश्चन है, अ मिराज इज फॉर्म्ड ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ। ठीक है, एक मृग तृष्णा जो है वो किस परिघटना के कारण बनती है? अब देखो, मृग तृष्णा में क्या है, मान लो जैसे कि आप किसी भी एक कोई भी एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई एक वृक्ष जो है वह मौजूद है। यहाँ पे एक वृक्ष जो मौजूद है, एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो इस वृक्ष की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो इस वृक्ष की ओर देख रहा है। अब सिंपली सोचना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होता है हवा में, और उसके कारण डेंसिटी में अंतर आती है। जो सरफेस है ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे जो हवा होगी, यहाँ पे जो हवा होगी वो काफी ज्यादा वार्म होगी, काफी ज्यादा गर्म होगी। और ऊपर की जो हवा है, ऊपर की जो हवा है वो रिलेटिवली कूल होगी, यानी कि कोल्ड होगी। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है। तो जो कोल्ड है वो डेंस होगा और नीचे जो वार्म है वो रेयर होगा। जो वार्म है, जो गर्म हो चुका है, वो रेयर मीडियम बन चुका है। जो ठंडा है वो डेंस मीडियम है। तो अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हम लोग एक वार्म अगर हम लोग एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है तो उसी डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट लौट कर आ जाएंगी। तो व्हाट वी सी दैट कि यहां से इस पौधे से कुछ जो रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ जा रही थी, जो नीचे की तरफ जा रही थी, उनको ग्राउंड तक जाना था, बट ग्राउंड तक जाने के बदले वो यहीं से लौट कर वापस आ जाती हैं। वो यहीं से लौट कर वापस आ जाती हैं, इसी मीडियम में लौट के आ जाती हैं। और जैसे ही इसी मीडियम में लौट के आ जाएंगी, इस व्यक्ति को ऐसा फील होगा कि ये जो पौधा है वह नीचे की तरफ भी मौजूद है। तो ये कहलाता है हमारा मिराज फॉर्मेशन। और ये हुआ क्यों? क्योंकि यहां पे इस बिंदु पे हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका कारण क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना। तो यहां पे आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वहां से परावर्तन हो रहा हो। बिना परावर्तन के हम नहीं देख सकते, यानी कि अपवर्तन के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। तो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहां पे आंसर होगा बी ऑप्शन। अब यहां पे अगला है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है। ऑप्टिकल फाइबर किस आधार पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले भी इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का जिक्र किया था मैंने कि हाँ, ऑप्टिकल फाइबर हमारे किस बेसिस पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है? डिस्पर्सन जो है वो क्यों होता है? तो देखो, जब भी प्रिज्म से जो लाइट है वो पास कर रहा है, जब हमारा प्रिज्म से कोई भी लाइट पास कर रहा है, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रिज्म है वो कुछ इस ढंग से डिजाइन किया जाता है। प्रिज्म का जो कंस्ट्रक्शन है, ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं बल्कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके कारण होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो इस प्रिज्म पे आएगा, या कोई भी लाइट अगर इस प्रिज्म पे आती है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। आपको मालूम है व्हाइट कलर जो है वो 7 अलग अलग रंगों से बना है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 अलग अलग रंगों से बना है। ये सातों जो रंग हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो सब अलग अलग है। जो लाल कलर की वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है, जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार यह अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो ये अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो ये जो अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही हैं, इसी के कारण हमें यहाँ पे 7 अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें सबसे नीचे V, देन I, फिर B, फिर G, Y, O, R है। तो सबसे कम जो रिफ्रैक्शन है वो हमें देखने को मिलता है लाल रंग का। लाल रंग का जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो सबसे कम होगा। सबसे अधिक अगर किसी का है तो वह है वायलेट का। तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है यहाँ पे, वहीं पे जो लाल रंग है वो सबसे कम होता है। तो रिफ्रैक्शन के कारण
यानी कि अपवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये काफी आसान सा सवाल है, यहां पे आपको बस ये दिया हुआ है कि सूची और उसकी मात्रा क्या है। लंबाई आप जानते हो, लंबाई जो है वो मीटर, द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको गति है, तो त्वरण जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गति जो है वो मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें तो खैर कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल सा सवाल था आपके लिए। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नेशनल क्वांटम मिशन है। नेशनल क्वांटम मिशन अभी के लिए भारत, जैसे हम लोगों ने पहले देखा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में हमारे पास परम सिद्धि एआई, इसके बाद एरावत, इस टाइप के अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो वैसे ही भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को भी लॉन्च किया है। नेशनल क्वांटम मिशन को भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और ऐसा नहीं कि ये हमारा मीन्स इंडिया इसको लॉन्च करने वाली पहली कंट्री है। इंडिया से पहले भी लगभग 6 और कंट्री ने इसको लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भारत ऐसा स्पेशल क्वांटम मिशन लॉन्च करने वाली 7वां देश बनती है, ठीक है। अगर हम लोग इसका टारगेट देखें तो 2013 से लेके 2031 तक का ये टारगेट रखा गया है कि इसके बीच में हम नेशनल क्वांटम मिशन को हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। तो 2013 से लेके 2031 तक का इसका टाइम फ्रेम रखा गया है, इस अवधि के लिए इसको निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। अब आप खुद सोचकर देखो कि जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्यों करेगा, इसको जो लागू करेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको लागू किया जाएगा। अब क्या कहता है, यह परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर केंद्रित होगा। जो मैग्नेटोमीटर है उसकी मदद से जो सेंसिटिविटी है, यानी कि देखो मेन जो फोकस रखा गया है ना, पहला फोकस तो ये रखा गया है कि हमें क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो डेवलप करना है। दूसरा फोकस रखा गया है कि हमें क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। तीसरा फोकस जो रखा गया है कि हमें इसकी मदद से सेंसर बनाना है। तो यही यहाँ पे जो मैग्नेटोमीटर्स है वो एक सेंसर के रूप में काम करेंगे, जो हाईली सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो इससे इस सेंसर के माध्यम से हमें मालूम चल जाएगा। और प्लस इसके इस्तेमाल से हम एटॉमिक क्लॉक्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन चीजें हैं कि एक क्वांटम हार्डवेयर को भी हम लोग कुछ डेवलप करेंगे, ठीक है, क्वांटम के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, क्वांटम सेंसर्स को डेवलप करेंगे, एटॉमिक क्लॉक्स जो है वह इसकी मदद से बनाएंगे। तो ये सारे मेन एम जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में, क्वांटम मिशन में रखा गया है भारत की तरफ से। तो ये मैग्नेटोमीटर को विकसित करना ये तो है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट था। तो केवल 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारत के क्वांटम मिशन में जो मुख्य एम रखा गया है वो यही है कि हम एक तरीके से भारत में क्वांटम सिस्टम, क्वांटम कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस है, क्वांटम सेंसर पे ज्यादा फोकस है। ये 2 मेन एरिया है जहां पे एक्चुअली फोकस किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर बनने में अभी भारत में मतलब इंडिजिनस तरीके से बनने में और भी समय लग सकता है, लेकिन क्वांटम सेंसर्स जिसका मेन यूज है उसको तो हम ला ही सकते हैं, ठीक है। और क्वांटम कम्युनिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना, जो हमारा नॉर्मल जो इंक्रिप्शन है, जैसे मान लो जो नॉर्मल इंक्रिप्टेड मैसेज होती है उसको क्वांटम की मदद से आसानी से इंक्रिप्ट किया जा सकता है, क्वांटम की मदद से आसानी से इंक्रिप्ट किया जा सकता है। तो यानी अब हमें क्वांटम कम्युनिकेशन पे लेकर जाना पड़ेगा जिसको इंक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करना मुश्किल है। लेकिन जो नॉर्मल इंक्रिप्शन है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन होता है जिससे हम डेटा को सेव करते हैं या जिससे हम कोई भी संदेश को गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, उसको क्वांटम वाला आसानी से ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। और खासकर इस चीज को भी यहाँ पे नजर रखना चाहिए आपको कि चाइना ने क्वांटम कम्युनिकेशन में ऑलरेडी एक अपनी जो बढ़त है वो ले ली है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें फिर अगेन क्वांटम कम्युनिकेशन को और अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ये भी लक्ष्य रखा गया है क्वांटम मिशन में,
जो भारत 2023 से लेके 2031 तक लेकर आया है। अब आते हैं आगे। Which of the following is our characteristics of carbon fiber? कार्बन फाइबर की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, पहला है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो आप जानते हो जो कार्बन फाइबर है उसमें उच्च तन्यता शक्ति होती है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब एक चीज गौर करना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन फाइबर, तब हमें यह देखने को मिलता है कि इसमें कम तापीय चालकता नहीं बल्कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। काफी ज्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ, कार्बन के जो कंपोजिट्स होंगे, कार्बन फाइबर के जो कंपोजिट्स होंगे उसमें थर्मल कंडक्टिविटी लो भी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल कार्बन फाइबर है उसमें हमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, कोरोजन रेसिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स कोरोजन रेसिस्टेंस जो है वह एक तरीके से देखने को मिलता है। और फिर है हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। ये हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो नहीं होगा, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होगा। मींस थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट से लिखा हुआ है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये हाई होगा। वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो का मतलब हो जाता है ना जस्ट उल्टा। वेट टू स्ट्रेंथ मतलब कि वेट ज्यादा है स्ट्रेंथ के मुकाबले। तो इसमें हमें देखना मिलता है कि वेट के मुकाबले स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि वेट कम है, स्ट्रेंथ जो है वो अधिक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है। तो 1 और 3 जो है वो यहाँ पे सही होगा, 1 और 3 जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 1 and 3। 1 और 3 होना चाहिए क्योंकि इसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती और हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो नहीं होगा। 1 and 3 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What type of image is formed by a convex lens when the object is placed between lens and its focal point? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस और इट्स फोकल पॉइंट, मान लो ये इसका फोकस है और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वह मौजूद है। तो फिर क्वेश्चन का ये कहना है कि कहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखो पहला जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो पार्ट है कि मान लो अगर ये यहां से होकर पास करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो अब ये जो इमेज है, ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर पैरेलल जा रहा है तो लगभग इसके फोकस से होके पास करेगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लो इसके सेंटर ऑफ अपर्चर से जा रहा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब इन दोनों रेज को अगर आप वापस करते हो, ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से एक बना हुआ इमेज जो है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यानी कि अब ये जो है यहाँ पे जो इमेज बना है ये हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एक इसका जो पास करेगा वो करेगा फोकस से, एक जो है ये अपर्चर से सीधा पास कर गया। ठीक है, ये आगे जाकर तो कहीं मिलेगा नहीं, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम पीछे लेकर आते हैं तो फिर हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो इमेज हमें बन रहा है दैट इज वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये एक आभासी इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं बना क्योंकि रेज ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो है वो सीधा इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही है और बड़ा इमेज है। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, सी टाइप, सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई आयरन इज अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल? लोहा जो है वह उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? पहला है इसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से संरेखित होते हैं। ठीक है, इसके जो एटम्स हैं उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन से जो आसानी से अलाइन करते हैं, इसकी मदद से हम परमानेंट मैग्नेट को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट है। यह विद्युत का चालन नहीं करता, ये तो गलत है, आपको मालूम है।
इसके सभी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में युग्मित होते नहीं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण फिर हमें यह दिखता है कि इसमें हम मैग्नेटिक गुण ला सकते हैं, मैग्नेटिक गुण होता है और इसे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। आपको मालूम है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में अधिकतम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा कहा जा रहा है कि अधिक प्रकाशिक घनत्व के कारण सघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है। तो देखो, जब जो लाइट जो है जब वह पास करती है किसी भी डेंस मीडियम से, किसी भी सघन माध्यम से, तो वह क्या होगा, जैसे वह सघन माध्यम से पास करती है तो उसका इंटरेक्शन जो है पार्टिकल के साथ वो बढ़ जाएगा, वह जो बाकी जो पार्टिकल्स है उससे इंटरेक्ट करने लगेगा और इंटरेक्शन के कारण इसकी स्पीड जो है वह कम हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही लाइट जो है वो डेंसर मीडिया से होकर पास कर रहा है, तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे वो अलग अलग जो पार्टिकल्स है उनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट होगा, अब इससे निकलने वाली जो लाइट है जो बाहर निकल रही है वो धीमी हो जाएगी। तो ये एक चीज है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे इसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि जैसे मान लो जब डेंस मीडियम है, मान लो जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट हमारा क्या है, बेसिकली एक वेव है। अगर आप वेव से भी अगर इसको देखोगे तो वेव से भी क्या होगा कि मान लो हमारा ये वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, वेव फ्रंट जो है लाइट का वो हमें यहाँ पे आ रहा है, ये सभी मान लो वैक्यूम से या एयर से हमारी तरफ आ रहा है। अब इसका ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहीं पे लाइट सबसे पहले टकरा रहा है। ये तो लंबवत है, ये नॉर्मल है, इस पर तो कोई टकराने की बात नहीं, तो काल्पनिक है। ये है सरफेस, ये जो है वो है हमारी सरफेस। तो ये सरफेस है, सबसे पहले ये हिस्सा टकराया। अब सोचो ये है आपका रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, ये है डेंस मीडियम। तो डेंस मीडियम में आते ही अब इसकी जो स्पीड है वो यहां पे आकर हो जाती है कम, स्पीड यहां पे हो गई अब इसके कम। इसलिए आप इसमें एक चीज और देखते हो कि मान लो ये अगला जो स्टेप है कि मान लो ये यहां तक बढ़ा, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहां पे जो छोर है, ये जो छोर है ये तो अभी तेज गति से मूव कर रहा है, लेकिन ये जो छोर है वो धीमी गति से मूव कर रहा है। तो अब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इसी को आप लाइन से देखो तो मान लो ये जो लाइन है वो आ रही थी यहां पे और अब कैसे हो गई, नीचे की तरफ। तो इसलिए आप देखते हो कि बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग भी हमें इसलिए देखने को मिलती है कि वेव फ्रंट टकराने के बाद स्लो हो जाता है। स्लो होने का कारण क्या है, जो लाइट है वह पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करने लगता है, तो इसके कारण ये स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। लाइट स्लोज डाउन इन डेंसर मीडिया बिकॉज ऑफ ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जो डेंसर मीडिया है उसमें ये स्लो हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में आपका जो आंसर होगा दैट इज ए। ठीक है, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है, वैक्यूम में सबसे फास्ट रहती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला जो पार्ट है, तो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा, अब यहाँ पे वापस से है कि ये किस चीज से संबंधित है। पहला जो है वो है घूर्णी गति यानी कि रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन किस में होता है, यहाँ पे आप सिंपली देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है दैट इज द रोटेशनल स्पीड। ठीक है, फिर है अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गति और विस्थापन। ठीक है, और एक है धारा का तापीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, अब यहाँ पे जो गति है उसको आप ले आओ अदिश राशि में, ये स्पीड का दिखा रहा है, और सदिश राशि जो है उसमें आप ले आओ विस्थापन का। डिस्प्लेसमेंट जो है, दूरी रहता, अगर सिर्फ वह दूरी की बात होती तब वो स्केलर में आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक दिशा सूचक क्षेत्र है। तो एक दिशा इसमें जो है वह मौजूद होती है। और धारा का तापीय प्रभाव, या विद्युत हीटर का कार्य देख सकते हो,
तो घूर्णी गति यानी कि 4, उसके बाद हमारे पास 3, फिर 2 और 1, 4 3 2 और 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अब धारा का तापीय प्रभाव भी अगर आप सिर्फ देखोगे और घूर्णी गति भी देखोगे तब भी आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट आप पहला भी अगर जानते हो, सिर्फ अगर पहला ही जानते हो, अगर आप सदिश और अदिश में कंफ्यूज भी हो रहे हो तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, जैसे कट ऑफ जो है वो कैसे डिसाइड होगा। मान लो कुछ क्वेश्चंस इजी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार आप सिर्फ नॉलेज के आधार पे, कई बार आप कॉमन सेंस के आधार पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो अगर सिर्फ आप इसी पार्ट को देखते हो कि चलो हम देखें कि घूर्णी गति है, मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो कि गति में या विस्थापन में कौन सा सदिश है अदिश है, कभी कभी आप भूल जाते हो। अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन हो तो आप पहले ऑप्शन तो देखो, घूर्णी गति है, घूर्णी गति और किस में होगी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यही हमारी घूर्णी गति है। तो अगर सिर्फ वही आपको मालूम हो तो देखो 4 एक ही जगह मेंशन ही है, तो सी जो है ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है कि ए का क्या होगा, 4 ऑप्शन, पृथ्वी का अपने कक्षा पे घूमना, तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वेग के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, हीट इज इक्वल टू, जो हीट है वो I²RT, ये कौन सा लॉ कहता है। ठीक है, ये जो हीट है वो I²RT के बराबर होगा, ये कौन सा लॉ कहता है, ये हमारा कहता है जूल्स लॉ। ठीक है, जो जूल्स का नियम है उसके अनुसार हीट का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है, हीट जो है वो स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो होगा हीट इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, बाकी आप जानते हो जो कूलम्ब का नियम है वो आप जानते हो, K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ओम नियम आप जानते हो, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और जो फैराडे का नियम है जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है, तो ये आपका डिफरेंट ही है। तो यहाँ पे जूल का जो है नियम वो यहाँ पे लागू होता है। अब है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब पहले समझो कि होता क्या है। ऐसे देखो, अगर आपने एक टर्म समझा होगा, एक है ग्रेफाइट। तो मान लो हमारे पास एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हो कि ये लेयर से बना हुआ है, ये अलग अलग लेयर जो है उससे मिलके हमारा बनता है ग्रेफाइट। ये अलग अलग लेयर है। लेयर किस चीज का है, ये लेयर ऑफ कार्बन एटम है, लेयर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के अलग अलग लेयर से मिलके बनता है ग्रेफाइट। और इसी एक लेयर को अगर हम लोग निकाल दें, इसी में से कोई एक लेयर को अगर हम निकाल दें तो ये जो एक लेयर है वो हमारा बन जाता है ग्राफीन। और इसी एक लेयर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में मोड़ दिया जाए, इसी एक लेयर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में मोड़ दिया जाए, इसी एक लेयर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में मोड़ दिया जाए, तो फिर वो हमारा बनता है कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो बेसिकली आपको बना किस चीज से है, वो ग्राफीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट से हमने प्राप्त किया ग्राफीन। ग्राफीन क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, और इसी ग्राफीन को जब हमने फोल्ड किया तब हमारा बना क्या, कार्बन नैनो ट्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है दे एग्जिबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि ग्रेफाइट आपको मालूम है, ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ग्राफीन में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता प्रदर्शित करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली है। ग्रेफाइट में भी हम देखते हैं कार्बन के जो 4 एटम है उसमें से 3 एटम्स जो है वो बॉन्ड में है, लेकिन एक एटम जो है वो रिक्त है, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट से ही बना है ग्राफीन, तो इसमें भी एक एटम जो है वो खाली है, तो इट बिकम्स मच मोर बेटर कंडक्टर। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या है, फिर भी उनके बीच में एक बॉन्ड टाइप का बना हुआ रहता है, लेकिन ग्राफीन में क्या, लेयर्स के बीच में बॉन्ड बना रहता है, लेकिन ग्राफीन में क्या है, अब कोई लेयर वाला भी बॉन्ड नहीं है, वो सिंगल है। ठीक है, तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ठीक उसी से हम बनाते हैं
कार्बन नैनो ट्यूब, तो उसकी भी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। इनका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुंचाने में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं उसकी मदद से हम नैनो रोबोट्स को बना सकते हैं, और ये जो नैनो रोबोट्स हैं वो प्रिसाइजली किसी एक स्थान पर दवा को पहुंचा सकते हैं। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, कैंसर की कोशिकाएं उस व्यक्ति के शरीर में डेवलप हो रही हैं। अब मान लो अगर हम कैंसर की कोशिकाओं को देखें तो हमारे शरीर के कोशिकाओं जैसी ही होती है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो अगर हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं कैंसर के लिए, अगर मेडिसिन का प्रोसेस देखोगे कि मेडिसिन हमारे स्टमक में जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से वो रक्त में पहुंचेगा, रक्त से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचेगा। तो अगर हम यहीं पे अगर हम सिर्फ एक कैंसर कोशिका को मारना चाहते हैं तो उसके कारण बाकी पे भी इफेक्ट हो जाएगा। बट अब इसमें ऑप्शन क्या है कि हम एक नैनो रोबोट को बनाएंगे। ये नैनो रोबोट हमारे शरीर में सिर्फ वहीं पे जाके उस दवा को प्रदान करेगा जहां पे कैंसर की कोशिकाएं मौजूद हैं। तो इसके लिए कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए क्वांटम डॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वांटम डॉट जो है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी नॉन टॉक्सिक होता है। और ये प्रकृति में धात्विक और अर्धचालक दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये मेटालिक मतलब मेटालिक के रूप में एक्ट कर सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर के रूप में बिहेव कर सकते हैं, या सेमी कंडक्टर के रूप में। तो इसकी चालकता जो है उसको हम वैरी भी करा सकते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब से जो मोबाइल के स्क्रीन वगैरह बनते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ग्राफीन जो है वो 98% तक ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कॉपर से भी अधिक होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो भी काफी ज्यादा हाई है, स्टील से ज्यादा मजबूत है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एमिशन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा किरणें आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर है। यहाँ पे अल्फा किरणें जो है वो पॉजिटिव बीम्स हैं और बीटा किरणें जो है वो नेगेटिव बीम्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन गामा किरणों की हम लोग बात करें तो इसमें ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है गामा किरणें, उसमें ना तो कोई पॉजिटिव वेव है ना ही कोई नेगेटिव वेव है। अल्फा रे जो है वो पॉजिटिव वेव होती है, बीटा जो है वो नेगेटिव होती है। लेकिन जो गामा रे है इसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, ये सिंपली एनर्जी है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पे करेक्ट होगा। अब यहां पे है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि वो क्या क्या चीजें करती हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहला है कि दे कन्वर्ट्स पैरेलल रेज टू अ पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। तो देखो यहां से अगर पैरेलल रेज आ रही है तो आपको मालूम है कि पैरेलल रेज जो है, अगर हम लोग पैरेलल रेज की बात करें तो वो जाके एक फोकस पे मिल जाती हैं। दे ऑलवेज फॉर्म रियल इमेजेस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि मान लो ये अगर फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज कहां पे बनेगा, इस साइड में बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी कि आभासी इमेज बनेगा। साथ ही साथ एक बड़ा इमेज जो है वह देखने को मिलता है, एक सीधा इमेज जो है वह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहे, दे ऑलवेज फॉर्म रियल इमेजेस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो सही था। दे कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, तो हाँ बिल्कुल मैग्नीफाई कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं, इस कंडीशन में कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं कि कोई छोटी छोटी चीज लिखी हुई है उसको पढ़ने के लिए। तो अगर आप उसको बहुत दूर से देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा उल्टा इमेज होगा या बनेगा ही नहीं। लेकिन जब आप उसको नजदीक ले जाके फिर थोड़ी सी दूरी पे रखते हो तब जाके आपको वो मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो यही एग्जांपल है इसका मैग्नीफाइड इमेजेस का। तो 1 और 3 जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अब पहला है असर्शन, श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। ध्वनि की तीव्रता
ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों का तारत्व उच्च होता है या तीखी प्रतीत होती है। हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर परसीव्ड एज हायर पिच और श्रिल। तो अगर आपको याद है जो हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है डॉपलर प्रभाव में भी, ठीक है, जब हम लोग डॉपलर प्रभाव को देख रहे थे इसके पहले के क्वेश्चंस में, तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। क्या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जो उसका तारत्व है वह बढ़ रहा है, पिच बढ़ेगा, और इसके कारण फिर हमें यह देखने को मिलता है कि देयर इज मोर श्रिल साउंड। ठीक है, तो जो श्रिलनेस है या जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब हम लोग डॉपलर प्रभाव देख रहे थे पुराने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, तो वहीं पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। द प्रिंसिपल ऑन विच द रॉकेट वर्क्स इज व्हाट। ठीक है, पहला है अवोगाद्रो का सिद्धांत, दूसरा है एनर्जी का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन और बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात जो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमारा एवोगाद्रो का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से संबंधित है? ये हमारा संबंधित है केमिस्ट्री के उस पार्ट से जहां पे किसी भी गैस में उसके वॉल्यूम के अनुसार कितना पार्टिकल्स जो है वह मौजूद है, एवोगाद्रो नंबर, ये सब आपने देखा होगा, तो उससे संबंधित है। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब बर्नौली थ्योरम भी आप जानते हो लिक्विड से संबंधित है, फ्लूइड से संबंधित है, उसके पोर्शन से। तो बर्नौली थ्योरम का भी यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन बचता है कि एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम। ठीक है, अब देखो रॉकेट को यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, जो मोमेंटम है उसके कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है कि जो फोर्स है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। आप देखते हो ना कि रॉकेट जब भी वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा कि वो एक जितना फोर्स जो है, जैसे मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहना है, तो ये फोर्स नीचे की ओर लगा रहा है, नीचे से फोर्स इसकी ओर लग रहा है। अब इसका जो मास है वो अर्थ की तुलना में काफी कम है, तो इसकी वेलोसिटी हाई होगी। तो अर्थ पे ये फोर्स लगा रहा है, मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी तो होगी नहीं, वो तो वेलोसिटी नहीं होगी, बट उतना ही मास, उतना ही जो मोमेंटम है वो इस पे अप्लाई होगा। अब रॉकेट का मास कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रॉकेट जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगा। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है या समान रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो अर्थ का जो मोमेंटम है वो तो आपको मालूम है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, जो लॉन्च पैड जहां से लॉन्च होगा वो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन इसको अब मोमेंटम मिल जाएगा, मींस जीरो नहीं होगा, मान लो उसमें जो मास है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब उतना ही बल, जितना बल ये नीचे की ओर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही बल इस पे ऊपर की ओर भी लगेगा, तो इसका मोमेंटम रिलेटिवली हायर हो जाएगा। कि जैसे मान लो ट्रक है और कोई एक साइकिल है, दोनों की आपस में आमने सामने टक्कर होती है, तो ट्रक तो अपने स्थान पर रहेगा, साइकिल पीछे की ओर फेंका जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। क्यूबिट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्यूबिट को हम लोगों ने थोड़े पहले भी देख लिया है। क्यूबिट जो है वो बेसिक यूनिट है जिसमें हम लिखते हैं कि 0 से लेकर 1 तक कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, जिसमें हम लोगों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में भी आपको बताया, क्वांटम जो सुपरपोजिशन है उसके बारे में बताया कि 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये क्वांटम सुपरपोजिशन कहलाती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जहां पे अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर क्वांटम फील्ड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा एक सेम जो पैटर्न है उसको दिखाएंगे। ये चीज भी हम लोगों ने क्वांटम में पहले ही डिस्कस की है। तो क्यूबिट किससे संबंधित है? ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। What will be the effect on G as we move from equator to the poles? ठीक है, कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पे अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा? अब देखो, अब इस फिगर से ही आपको क्लियर है, जो हमारा इक्वेटर का एरिया है यहाँ पे बल्ज है,
ये जो है यहाँ पे बल्ज है, इसकी दूरी अधिक है, वहीं पे पोल से इसकी जो दूरी है वो कम होगी। तो पोल से दूरी कम है तो जो ग्रेविटी है वो क्या होगा, वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, इक्वेटर पे क्योंकि दूरी ज्यादा है, इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है कि दूरी जो है वो ज्यादा है, तो जैसे ही हम पोल्स की ओर जाते हैं, पोल्स पे जो सेंटर के साथ जो दूरी है वो कम होती जाती है, और आपको मालूम है जो जी है वह हमें यह देखने को मिलता है कि वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस। तो अर्थ के क्रस्ट से जो दूरी है वो यहाँ पे कम हो रही है, इसलिए जी जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आंसर हियर इज ऑप्शन बी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखो पहला क्या बोला है, अदिश राशियों में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा स्पीड जो है, एक कॉन्सेप्ट है स्पीड, तो स्पीड मान लो 40 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, लेकिन स्पीड जो है उसका कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं, वहां पे सिर्फ हम परिमाण की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा है वेग और त्वरण, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको मालूम है वेग जो है वो डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है, और वेग के आधार पे हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो वेग और एक्सेलरेशन यानी कि वेग और त्वरण दोनों ही सदिश राशियां हैं, ये भी यहां पे करेक्ट है। कार्य और ऊर्जा, आपको मालूम है कार्य और ऊर्जा एक ही होती है, और इसमें लिखा हुआ है कि सदिश राशि है, नहीं, हमने देखा था कि कार्य और ऊर्जा जो है वह एक अदिश राशि है। इसके पहले के क्वेश्चंस में भी हम लोग इसको देख चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो यहां पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखो टेम्परेचर वगैरह जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो केवल एक और दो यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, तो केवल एक और दो जो है दैट इज करेक्ट। तो स्केलर क्वांटिटी में हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर में हम देखते हैं कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, ये सभी जो चीजें हैं यानी कि वेग त्वरण विस्थापन, ये सभी जो पार्ट है ये हमें देखने को मिलता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा का बोध भी है। तो यहां पे आंसर होगा एक और दो। Which of the following devices primarily operates on photoelectric effect? निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत सिद्धांत है क्या कि मान लो कोई भी एक सरफेस है, उस पर लाइट रेज जब इंसिडेंट होती है, जब प्रकाश की किरणें इस पे इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगी, या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहां से ये भी प्रूव होता है कि लाइट जो है उसका एक पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये आइंस्टाइन साहब के द्वारा दिया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसको दर्शाता है। ठीक है, और इसी के आधार पे जो काम करता है वो है हमारा फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल में हम क्या देखते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल में जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होता है, जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होता है, हमें यह देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, वो गति में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट। तो ये सोलर सेल्स में जो एनर्जी जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आधारित है। अब यहां पर गौर करना, दूसरा जो ऑप्शन है थर्मोकपल। थर्मोकपल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि अगर दो अलग अलग मटेरियल है, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल है, तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है,
उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण एक वोल्टेज डिफरेंस जो है वह क्रिएट होता है थर्मोकपल में, और इसी को हम लोग सीबैक इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं। इसी को हम लोग सीबैक इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं। तो थर्मोकपल में ये कॉन्सेप्ट है सिंपली कि जो दो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनकी टेम्परेचर अलग अलग है, तो उनके बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस जो है वह जनरेट हो सकता है। तो ये जो थर्मल हीट एनर्जी है या जो थर्मल डिफरेंस है, ये जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये थर्मोकपल में हमें देखने को मिलता है। प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोधक लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, मतलब जो लाइट पर डिपेंड कर रहा है वो हमारा सिंपली लाइट डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम लोग जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड जो है वो एक ऐसा ब्रेकडाउन डायोड है जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि इसमें रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में काम होता है। जब वोल्टेज जो है एक खास थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा उसके बाद इसमें जो करंट का फ्लो है वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट होता है। तो ये जेनर डायोड में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे जो आंसर है दैट इज आवर फोटोवोल्टाइक सेल। हाँ, अब ये क्वेश्चन फिर से एक बार है हमारे पास। इन अ वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास। तो आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह मास पर निर्भर नहीं करती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर हमारी निर्भर नहीं होती, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह सेम रेट से फॉल करता है। ठीक है, तो वैक्यूम में कोई भी वस्तु जो है, चाहे हमने फेदर का देखा या हैमर का देखा, वो सेम स्पीड से फॉल करेगा। तो जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसको भी आप यहाँ पे फिर से समझ सकते हो कि अगर जो जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो सेम ढंग से काम कर रहा है तो उन दोनों के जो आने की स्पीड होगी वो सेम होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी मास के हो, वैक्यूम है तो कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है, तो सेम रेट से आएंगे और सेम टाइम पे टच करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है। पहला है कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमारे पास करेक्ट है। ये जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी आप थोड़ी देर पहले याद करो, हम लोग ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे थे, ग्राफीन के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्रेफाइट और ग्राफीन कंडक्टर क्यों बना? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी के लिए हम देखते हैं कि वो कंडक्टर के रूप में यहाँ पे काम कर पाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजिली। ठीक है, अब ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा ऑप्शन है कि कंडक्टर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है, तो ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स टेम्परेचर, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है। ये होगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर टेम्परेचर कम है तो ये अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, या इसके अपने पार्टिकल्स हैं अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, इससे होके एक इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है। अब मान लो अगर हमने इसको हीट प्रदान कर दिया, ठीक है, इसको हमने हीट दिया, टेम्परेचर दिया, जैसे ही टेम्परेचर दिया अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे अब इस इलेक्ट्रॉन को इस एरिया से होकर गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की अपनी वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन के कारण यह इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं कर पाएगा, और जब नहीं पास कर रहा है तो क्या है, रेसिस्टेंस बढ़ गया है, यानी जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो प्रतिरोध तापमान के कारण बढ़ जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तांबा एक सुचालक है, बिल्कुल है, कॉपर इज अ कंडक्टर। ठीक है, कॉपर जो है वह एक कंडक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स में आप जानते हो। कॉपर का इस्तेमाल हम
लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में करते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है। तीसरा जो है ये हमारा गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ओनली 3 जो है वो यहां पे इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिरर्स आर करेक्ट। मिरर को लेकर क्या करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल और वर्चुअल इमेजेस को बना सकता है। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर की हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो आपको मालूम है एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पे जो इमेज है, ठीक है, मान लो ये जो इमेज है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो आभासी का तो हमने देख ही लिया। अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो यहां पे एक लाइट गया, ठीक है, यहां से आया, ठीक है, फिर अगर आप इसको ले आओ तो ये यहां से आया, तो यहां पे हमें इमेज बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगेन व्हाट वी सी दैट किससे रियल भी बन सकता है और एक्चुअल भी, मतलब सॉरी रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, यानी कि जो इससे इमेज है वो वास्तविक और आभासी दोनों ही बन सकता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रियल एंड इनलार्ज इमेज। अब यहीं पे गौर करना कि जब हम यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या दिखता है कि ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, उसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पे हो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा छोटा ही इमेज बनेगा। तो इनलार्ज नहीं होगा, छोटा होगा, इसलिए इसको हम रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में रियल और इनलार्ज, ठीक है, आवर्धित, ये हो गया गलत। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा है, समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस। ये तो आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जिस समय आंसर देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, उसी समय क्या करना, आपने आसपास में आपके पास मिरर होगा ही। मिरर में आप अगर मिरर में आप देखोगे तो अगर मान लो आप इस तरह से हाथ लगा रहे हो, मिरर में आपको दिखेगा कि आप उल्टे साइड से हाथ लगा रहे हो। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि लेफ्ट जो है वो आपको राइट दिखेगा, राइट जो है वो आपको लेफ्ट दिखेगा। ये तो आप खुद ही मिरर में ट्राई कर सकते हो कि लेफ्ट जो है वो हमेशा आपको राइट दिखता है और राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। तो ये लेटरल इन्वर्जन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो तीसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। अब देखो ये पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे मान लो हम अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल एरिया है, ठीक है, इसी स्फेरिकल का जो पार्ट है ये हो गया, इसका एक सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। अब मान लो अगर हमने इस साइड से इसको फिल कर दिया तो ये जो सेक्शन है हमारा ये कौन सा बन गया, कॉनकेव, और इसका फोकस हमें कहां मिलता है, यहां पे फोकस मिलता है। लेकिन अगर हमने इस टाइप से इसको सिल्क कोट कर दिया तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, सॉरी इतना दूर हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर, अंदर से अगर पेंट कर दिया, और इसका फोकस कहां बनेगा, इधर बनेगा। तो फोकस जो कॉन्वेक्स का है वो पीछे बनता है, जो कॉनकेव का है वो सामने बनता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का बिहाइंड द मिरर है, क्या ये सही होगा, क्या ये बिहाइंड द मिरर होगा? द आंसर इज नो, ये मिरर के सामने होता है। ये हमेशा मिरर के सामने हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, इसमें आपको उपकरण और उसके कार्य को दिखाना है। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में आपको मालूम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को चेंज करते हैं, वोल्टेज का रूपांतरण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया वोल्टेज का रूपांतरण। अब देखो सिर्फ अगर ये मालूम है तो क्या आंसर बन सकता है, ए में 4, चलो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए यानी कि सी और डी, तो ए और बी को आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब है इसके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दूसरा है रेक्टिफायर, डायोड आधारित रेक्टिफायर, और तीसरा है इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर। तो अब आप सिंपली सोचकर देखो कि अब इसमें से आपके लिए सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, सबसे जो कॉमन जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। इसमें जो सबसे कॉमन ऑप्शन आपको दिखेगा वो है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में आप क्या देखते हो, इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके काम करता है। ठीक है, एक रोटेटिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो आपका जनरेटर या बाकी का सिस्टम है उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में वो घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग सीआरओ की बात करें, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, तो ये हमें वेव फॉर्म दिखाता है अलग अलग वोल्टेज का। ठीक है, तो कैथोड रे जो है वो हमें अलग अलग वोल्टेज का जो वेव फॉर्म्स है उसको दिखाता है, एसी सिग्नल्स को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा इसका जो कैथोड रे जो है वो प्रत्यावर्ती तरंगों का दृश्यांकन करता है, और जो रेक्टिफायर है वह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो रेक्टिफायर को भी अगर आपको मालूम है, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना। तो रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफाई मतलब बदलता है, प्रारूपित करता है। ठीक है, रूप चेंज करता है, तो इसलिए रेक्टिफायर को एसी में। तो यहाँ पे क्या आया 4, उसके बाद आया 3, फिर आया 2 और 1, तो 4 3 2 और 1, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो अगर आप मतलब इस क्वेश्चन को अगर रैंक करो कि क्या ये टफ क्वेश्चन है कि नहीं, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्लाइटली टफ हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है, आप इसको बोल सकते हैं मॉडरेट से टफ लेवल का क्वेश्चन जो है वो इसमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी जो क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने मैच द पेयर वाले देखे उसमें काफी आसान थे, ये थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, अब है अगला, द सन्स हीट रीचेज अर्थ वाया रेडिएशन, सूर्य की ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। आपको मालूम है 3 तरीके हमने देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 चीजें देखी थी, जिसमें कंडक्शन क्या था, पार्टिकल से पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर, वो हमारा कंडक्शन है। जो फ्लूइड है, जो गैस या लिक्विड है, उसके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर है पार्टिकल्स के थ्रू, वो कन्वेक्शन है। और फिर हमने देखा था तीसरा जो है रेडिएशन, विकिरण, विकिरण में रेज निकलती है, रेडिएशन निकलती है, जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, जो हम लोगों ने थर्मस फ्लास्क वाले में, थर्मो फ्लास्क वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहां पर देखो आप, द सन्स हीट, सूर्य की ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में, लाइट रेज के रूप में, यूवी रेज के रूप में, तो ये रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। पहला ऑप्शन तो ऑफ कोर्स करेक्ट है। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट है कि यूवी रेज से लेकर जितना भी है, मैंने आपको बताया था, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इन्हीं के माध्यम से एनर्जी जो है वो हम तक पहुंचती है। तो यहां पे दोनों ही करेक्ट है, और ये रेडिएशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। अब यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कौन सा असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रिक्शन आपको मालूम है वो तभी होगा जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट पे हैं, तभी जाके इनके बीच में फ्रिक्शन का काम होता है।
तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तनाव या टेंशन भी जो है वो भी आपको एक सरफेस फोर्स है। मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक फोर्स भी आपको एक, किसी भी चीज पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहां पे कांटेक्ट होना आवश्यक है। एक मैग्नेटिक फोर्स है जो आपका वैक्यूम में भी काम कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वैक्यूम में भी काम कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हमारा किसी भी मींस कांटेक्ट का मोहताज नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी वो फोर्स काम कर सकता है। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होगा? तो आई थिंक अभी आप सभी को मालूम ही है कि इसका जो ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। ठीक है, टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। ठीक है, टेस्ला जो है वो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का। वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। और एम्पियर तो आप जानते ही हो, एम्पियर तो करंट का है। ठीक है, तो जो गॉस है दैट इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। और साथ में अगर हम लोग टेस्ला की बात करें तो टेस्ला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ की बात की गई है, तो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए, टेस्ला जो है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। टेस्ला के द्वारा एसी जो है, अल्टरनेटिव करंट जो है उसको प्रमोट करने वाले साइंटिस्ट वही थे। ठीक है, तो वो एडिशन के जस्ट विरुद्ध में एसी को प्रमोट किया करते थे। अब यहाँ पे है धातु परिपथ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मेटालिक सर्किट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? धारा एक चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो ये तो सिंपल सा आप देख सकते हो कि ये तो डेफिनेशन ही है कि करंट होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग डिफाइन ही करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो आई है इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही है। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इट्स लेंथ। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस उस रास्ते में देखने को मिलेगा। तो मान लो जैसे कोई भी एक वायर है। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली अगर देखें तो जो वायरिंग की जाती है या घरों में भी जो वायरिंग वगैरह आप देखते होंगे उसमें बहुत ज्यादा लंबे तार नहीं लगाए जाते। लंबे तार लगाने का मतलब है कि उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और जहां रेसिस्टेंस ज्यादा है वहां पे हीट लॉस ज्यादा होगा। तो मान लो आपके पास जो बिजली बोर्ड से आ रहा है, अब एक चीज गौर करना कि जो हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं उसमें अलग अलग लेवल के वायर की मोटाई होती है। वायर जितना थिक होगा रेसिस्टेंस कम होता है। वायर जो थिकनेस वाला होगा, कंडक्टर अगर थिक है तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, अगर लंबा है तो उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए, ज्यादा दूरी तक करंट फ्लो हो रही है और हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई रोकने वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जितना अधिक लेंथ होगा उतनी ज्यादा उसमें हमें जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वह देखने को मिलेगी, और जितनी अधिक चौड़ाई है उतना कम रेसिस्टेंस। तो ये दूसरा ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। किसी धातु में विद्युत धारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रवाहित होती है? बिल्कुल ही नहीं। आपको मालूम है जो फ्लो ऑफ करंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। पहले माना जाता था कि प्रोटॉन का फ्लो है, स्टार्टिंग में ये माना गया कि प्रोटॉन जो है वो फ्लो करती है, बट बाद में क्लियर हुआ नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। अगर प्रोटॉन फ्लो करने लगे तो फिर तो रेडियो एक्टिव डिके हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो दैट थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओमिक चालकों में प्रतिरोधक के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट इन अ ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर में यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट थ्रू इट। तो आपको मालूम ही है सिंपली V इज इक्वल टू आई आर। आपको मालूम ही है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विभवांतर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है,
उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी अधिक करंट फ्लो करेगी, या जितना अधिक करंट फ्लो कराना है उतनी अधिक हमारा वोल्टेज चाहिए, अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तब। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ये तीनों सही है, आंसर होगा सी ऑप्शन। Astronauts feel weightless while orbiting Earth. Okay. There is no gravitational force acting in space. अब देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम करती है, चाहे वो पृथ्वी की करे या किसी और की करे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज देयर। अब यहां पे एक चीज गौर करना कि जो रीजन है वो तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसमें बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता अंतरिक्ष में, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब पहले वाले का रीजन समझते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ। अब आप इसको सिंपल भी समझ सकते हो, जब आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या आपने कभी झूला झूला है, जो रोलर कोस्टर राइड होता है, उसमें जब आप नीचे की ओर आते हो तब भी आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो वेट है वो नहीं है। तो एक फीलिंग होती है, एक फॉल्स फीलिंग होती है जो आपके मन में क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि उस समय आपका वेट नहीं है, ठीक है, वो आपको एक फीलिंग होती है जो यहाँ पे क्रिएट होती है। अदरवाइज क्योंकि वो लगातार आप पृथ्वी की ओर फॉल कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका वजन नहीं है, बट वहां पे वजन होता ही होता है। ग्रेविटेशन हमेशा काम करती है, बट क्योंकि आप नीचे की ओर आ रहे हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका वजन नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है कि ग्रेविटेशन काम नहीं करता स्पेस में। ग्रेविटेशन हर जगह काम करता है। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल इज यूनिवर्सल फोर्स है। हम लोगों ने पहले देखा है स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स में 4 फोर्स हैं, जो इसमें से एक फोर्स है ग्रेविटेशन, जिसका रेंज इनफाइनाइट होता है, इसका जो परास है वो इनफाइनाइट तक होता है, अनंत तक होता है। तो इसके लिए ये जो ए ऑप्शन है वो सही है, आर जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर होगा सी ऑप्शन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसहोल्ड एसी सप्लाई इन इंडिया? भारत में जो घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति क्या है? इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। यानी जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें आप देखोगे कई बार लिखा होगा, या फिर जो आप इक्विपमेंट खरीदते हो, जो भी आप सामान खरीदते हो, जैसे बल्ब खरीद के कभी लाए या ट्रांजिस्टर या टीवी खरीदा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा 50 हर्ट्ज लिखा होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये 50 हर्ट्ज वाले एसी के लिए सुटेबल है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 जो उसमें आपको देखने को मिलता है कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, उसमें 50 साइकिल्स है पर सेकेंड। तो ये उसी को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, विद इन अ सेकेंड। तो उसकी जो पोलैरिटी जो रिवर्स होती रहती है, दिस एंटायर साइकिल, ये इस तरीके का 50 साइकिल कंप्लीट करता है विद इन अ सेकेंड। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है दैट इज 50 हर्ट्ज। अब आते हैं अगला, Which of these describes the image formed by a plane mirror? जो समतल दर्पण है उसके द्वारा कैसा इमेज बनता है? समतल दर्पण वही जो आप अपने घरों में दर्पण में, आईने में इस्तेमाल करते हो। तो कैसा इमेज बनता है? क्या वो रियल इमेज है? रियल इमेज वो होता है जहां पे रेज की एक्चुअल मीटिंग होती है, ठीक है, और वो हमेशा स्क्रीन पे बनता है। लेकिन जब आप मिरर देखते हो तो पीछे तो कोई स्क्रीन नहीं लगा है आपके जिसपे आप इमेज देखोगे, आपको उसी मिरर में वो इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये हमेशा एक आभासी इमेज है। तो रियल वाला दोनों ऑप्शन तो आप काट दो, रियल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वर्चुअल है। और क्या आप जब इमेज देखते हो तो क्या उल्टा दिखाई देता है? नहीं, वो हमेशा आपको सीधा दिखाई देता है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और आपको सेम साइज का दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि आभासी, सीधा और समान आकार। बी ऑप्शन जो है वो यहां पे करेक्ट होगा। इसमें हमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है कि आपका लेफ्ट जो है वो राइट अपीयर होगा, राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होगा। तो इसके लिए
यहां पे आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। सी ब्रिज अकर्स प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। समुद्री समीर मुख्यतः उष्मा स्थानांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है। अब सिंपली सोच कर देखो, अगर हम सी ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज जो है वो क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, यानी ये गैस के रूप में है। तो सी ब्रिज जो है उसको यह ऊर्जा कैसे मिलती है और ये हम तक ये ऊर्जा कैसे लेकर आती है। हमने देखा था एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो सी ब्रिज जो है वो फ्लूइड है। फ्लूइड में किस माध्यम से होती है, कन्वेक्शन के माध्यम से है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन यानी कि संवहन के माध्यम से यहाँ पे ऊर्जा जो है वह ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो जहां भी आपको लिक्विड या गैस देखे वहां पे संवहन है। जो सूर्य से निकलने वाली है वो रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब जैसे आपने मान लो आपने गैस पे देखा होगा, आपने गैस पे देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आपने खाना बनाते समय जो इस्तेमाल करते हो आप कढ़ाई में छोलनी या बाकी चीजों का जो इस्तेमाल करते हो उसको आप छोड़ दो, ठीक है। या आप चाकू को गर्म करो, चाकू जैसे गर्म करोगे एक साइड आपने गर्म किया, दूसरे साइड को आप टच करके देखना वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में गर्म हो जा रहा है। वहां पे पार्टिकल्स के बीच में गई है तो वो कंडक्शन। लिक्विड देखते हो कि आप नीचे से पानी गर्म हो रहा है, ऊपर तक पानी गर्म हो जा रहा है, कैसे, कन्वेक्शन। और रेडिएशन जैसे कि मान लो आपके पास, अगर आपके पास कोई बल्ब ही है, ठीक है, बल्ब ही है, बल्ब से आपके पास लाइट आ रही है, अगर बहुत पावरफुल बल्ब हो या हैलोजन हो उसके पास आप खड़े रहोगे आप गर्म हो जाओगे। क्यों, उसे विजिबल लाइट निकल रही है। विजिबल लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन यानी कि संवहन जो है वह जिम्मेदार होगा बी ऑप्शन। A charged particle moving perpendicular to a magnetic field experiences। अगर कोई चार्ज जो आवेशित कण है अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा मैक्सिमम फोर्स, उस पर सबसे अधिक बल जो है वह लागू होगा। तो अगर कोई भी चार्ज वस्तु मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, अगर वो लंबवत दिशा में चल रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसको आप फोर्स को कैलकुलेट भी कर सकते हो, चार्ज इनटू स्पीड इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जब 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आंसर इज सी ऑप्शन। अब है यहाँ पे क्वेश्चन बायो हैकिंग को लेकर कि बायो हैकिंग आखिर है क्या। तो यहां पे देखो, बायो हैकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी तकनीक जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर सकें, यानी कि कोई भी पहले से एग्जिस्टिंग जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम मॉडिफाई करके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करें, ठीक है। यानी कि जिसमें हम किसी भी कोई भी जो जीव है, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी जो क्षमता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे है केवल प्रयोगशालाओं में अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को बनाने तक सीमित है, नहीं, ठीक है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग जीवित प्राणियों के गुणों या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये बायो हैकिंग कही जाती है। कि ट्रेट्स या कैपेसिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसको हम इंक्रीज करते हैं तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये बायो हैकिंग है। ये तो आपको सिंपली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के बराबर हो गया। तीसरा कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया जीव बनाना, तो ये क्लोनिंग हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। मानव डीएनए के अवैध संशोधन को स्थगित करता है, इलीगल मॉडिफिकेशन नहीं, इसको बायो हैकिंग नहीं कहते हैं। बायो हैकिंग का मतलब है हम अपने फायदे के लिए अगर किसी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम बायो हैकिंग के रूप में जानते हैं। यहां आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन गाड़ी को जोर से धकेलने से त्वरण में वृद्धि, सिक्का तब तक स्थिर रहता है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे और गेंद को साइड से किक मारने पर दिशा में परिवर्तन। अब देखो
सिक्का तब तक स्थिर रहता है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। किसका नियम है? जड़त्व का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, कि जब तक कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे तो अपनी ही स्थिति में बना रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो गति में है तो वो गति में रहेगा। तो ये यहाँ पे सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। तो सी में हमारे पास आना चाहिए 4। अब इसके बाद देखते हैं, फिर गेंद को साइड से किक मारने पर दिशा में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा? असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। रॉकेट का प्रणोदन। ठीक है, अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। रॉकेट का प्रणोदन में क्या करते हैं? हम नीचे फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, अर्थ ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम कि टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत और सेम बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम, जितना रॉकेट फोर्स लगाएगा उतना ही इस पे अर्थ फोर्स लगाती है। तो ए का ऑप्शन हो गया 1। और बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाड़ी को जोर से धकेलने से त्वरण में वृद्धि, न्यूटन का दूसरा नियम जो हमें फोर्स के बारे में बताता है। जो हमें फोर्स का डेफिनेशन जो है जहां से प्राप्त होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जोर से धकेलेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो जितना अधिक फोर्स होगा उतना अधिक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण में वृद्धि होगी। जितना अधिक बल होगा उतना अधिक त्वरण होगा। तो ये हमारा बी का ऑप्शन हो गया न्यूटन का दूसरा नियम। तो 1, 3, 4 और 2 यानी कि डी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट है। तो आंसर इज डी ऑप्शन।